हेलो बच्चों, क्या हाल है। बच्चे हमने देखा था एक ब्लॉक को एक फ्रिक्शन वाले सरफेस पे रखा था और हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया था ग्रेजुअली, जिसके कारण क्या हो रहा था, वो ब्लॉक मूविंग टेंडेंसी को बना रहा था और वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जैसे जैसे फोर्स ग्रेजुअली बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो ब्लॉक होगा जिस पे फोर्स लग रहा होगा वो टेंडेंसी जनरेट करता है मूव करने के लिए। लेकिन हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा था कि कुछ पर्टिकुलर फोर्स लगाने के बाद ही ऑब्जेक्ट जो होता है या फिर बॉडी जो होता है वो एक रफ सरफेस पे मोशन स्टार्ट करता है, ठीक है। और उसी दरमियान हमने देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन के कंसेप्ट को, जो कि एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट अपने आप को बैलेंस कर रहा था या फिर एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करके नेट इफेक्ट जीरो कर दे रहा था, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट में ये वाली देखी थी, ठीक है। ओके, और हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो स्टैटिक नेचर का है, जो यहाँ पे हमने दिखाया था, यहाँ पे जो हमने दिखाया था वो एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ता है और वो पर्टिकुलर वैल्यू वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्लास में हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके किसके बीच, तो एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच। ओके, तो चलिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो सपोज जो हमने लास्ट क्लास में देखा था उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लो कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये मेरा हो गया एक ग्राफिकल अप्रोच एक्सेस। उसके बाद हम इधर ले लेते हैं, ये फ्रिक्शन होगा, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और इधर हम लोग ले लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स या फिर पुलिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ओके ओके, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे बढ़ेंगे, चलो मैं एक छोटा सा ना एग्जांपल यहाँ पे लिख ही देता हूँ। सपोज एक ब्लॉक हो गया और ये एक सरफेस हो गया, और क्या होगा, ये एफ इधर लग जाएगा तो ये सरफेस इस पर क्या करेगा, एक एफ फ्रिक्शन देगा। अगर ये रेस्ट में होगा तो ये स्टैटिक होगा, ठीक है। और एफ नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो मैं लास्ट क्लास में सीखा था, एफ माइनस एफ स्टैटिक या एफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यही क्या होता था, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ओके, चलिए, तो हमने देखा था जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है और अगर बॉडी रेस्ट में है तो ऑब्वियसली नेट फोर्स ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब ये है कि एफ एस और एफ एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो कुछ वैल्यू तक क्या होगा, एफ एस और एफ क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। सपोज मान लो कि ये वाला सिचुएशन हमने मान लिया। ओके, अगर एफ एस एफ के बराबर होगा तो वो स्टेट जो होता है ना, वो रेस्ट वाला स्टेट होता है, ठीक है। अब जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि उसके बाद क्या होगा कि जैसे फोर्स और बढ़ाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, बॉडी मूव करने लगेगा। तो जब बॉडी मूव करने लगेगा तो अब उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक नेचर का लगता है। तो थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है थोड़ा सा डिप करता है और उसके बाद लगभग कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिप होता है और ये कांस्टेंट होता है फिर, ठीक है। तो ये वाली जो केस है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब यहाँ पे बॉडी मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जब वैल्यू हो गया, ये इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, ये वाली जो है
ये वाली जो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो आपका केस हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो ये हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। तो ये मेरा केस हो गया। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको एक और चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये काइनेटिक फ्रिक्शन को स्टेट ऑफ मोशन लिख सकता हूँ। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन। ओके ओके। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जोन हो गया वो स्टैटिक फ्रिक्शन का जोन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन में ये क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा, तब क्या होगा, बॉडी जब मूव करेगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होता है, हल्का सा छोटा होता है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस वाले लाइन को अगर देखेंगे, इस वाले को, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट है। मतलब जैसे जैसे एफ एक्सटर्नल बढ़ेगा वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बैलेंस करते रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा, यानी स्लोप 1 होगा, तभी तो एफ एस इक्वल्स टू एफ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब यहीं पे हम लोग ये देख लेते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, एपरेंट एंड एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि थोड़ा सा हम इसमें माइक्रोस्कोपिक व्यू रखेंगे, है ना, ताकि कुछ चीज़ें हमको साफ हो जाए। तो अभी हम लोग देखते हैं, सपोज अभी हमने क्या किया था कि एक ब्लॉक को लिया था। ठीक, एक ब्लॉक को हमने ले लिया हुआ था एक सरफेस पे। तो एक्चुअली क्या होगा कि एपरेंट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो ये दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर ये एरिया इसके हिसाब से बना है तो हम बोल सकते हैं कि ये एरिया है, और ये एरिया जो दिख रहा है वो इसका एरिया है। अब जो दिख रहा है क्या एक्चुअली उतना ही है, ये हम इसके बारे में बोल नहीं सकते हैं ना। इनफैक्ट एक्चुअल एरिया जो होता है, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, वो इतना नहीं होता है जितना यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। जबकि एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं जब इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू करेंगे तो इतना सा छोटे से टुकड़े को हम लेके इसको हम यहाँ पे जूम करके सोचने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। तो मान लो कि इसको 100x क्या किया हमने, या फिर 10x इसको हमने क्या किया, जूम किया। तो अब ऊपर वाला जो वाइट वाला जो बॉक्स है ना, उसका कंसेप्ट देखिए, ये इस छोटे से पार्ट में, तो इसका जो कुछ स्ट्रक्चर होता है ना सरफेस का, वो कुछ ऐसा होगा। मतलब कुछ ऐसा 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 दिखाई देगा। ये बस ये उतना ही छोटे पार्ट का है जो हमने यहाँ पे सर्कल बनाया है। अच्छा, ये तो हो गया बॉक्स का पार्ट या फिर बॉडी का पार्ट। और नीचे जो है वो क्या है, वो है नीचे ये वाला कॉन्टैक्ट, नीचे वाला सरफेस है उसका पार्ट है। तो हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है एंड ऐसे। तो यहाँ पे दिखाने का मतलब हुआ क्या, तो एक्चुअली अगर हम बहुत समझदारी से देखेंगे तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो एक कांटेक्ट यहाँ पे है, एक कांटेक्ट यहाँ पे है, एक कांटेक्ट यहाँ पे। तो एक्चुअली जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है ना, वो इसी पॉइंट के अबाउट है ना। जबकि हमको फर्स्ट वाले फिगर में यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो एरिया हो गया ना, इस एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट एरिया बोलते हैं। जबकि ये जो कांटेक्ट एरिया है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल कांटेक्ट एरिया बोलते हैं, जो कि बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब इसको समझने का मतलब क्या है, इसको समझने का मतलब ये है कि एक्चुअली जो पॉइंट्स जो कनेक्टेड होते हैं दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट में,
वो ऐसे ही होते हैं, है ना। और क्योंकि बहुत कम ही पॉइंट पे एक दूसरे के कांटेक्ट पे होता है, तो ऊपर से जो बॉडी है इसका लोड तो है ना, इसका लोड है। अब ये जो बॉडी है या फिर जो भी है बॉक्स, तो वो बॉक्स का लोड क्या होगा, इस सरफेस पे आएगा और सरफेस पे क्या होगा, प्रेशर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया तो बहुत छोटा है ना। तो लोड के कारण क्या होगा, मतलब प्रेशर प्रोड्यूस होगा। या हम दूसरे शब्दों में ये बोले तो जब हम इस लोड को इस सरफेस पे रखते हैं और कांटेक्ट पॉइंट बहुत ही छोटे हैं, तो क्या होगा, इसके बीच में एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। तो ये कोल्ड वेल्डिंग इसमें हो जाता है। व्हाट इज़ कोल्ड वेल्डिंग? तो कोल्ड वेल्डिंग जो होता है वो प्रेशर के कारण क्या होगा, दो पॉइंट जो होंगे वो एक दूसरे में चिपक जाते हैं, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ नोट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट या बॉडी kept on the surface, then due to cold welding, particle of both the body bounded या become bounded situation like bond formation, bonded, या फिर हम ऐसा लिखें तो बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को या बॉडी को एक सरफेस पे क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, है ना, तो ड्यू टू कोल्ड वेल्डिंग पार्टिकल्स जो होते हैं दोनों ही सरफेस के या दोनों ही बॉडी के, वो बाउंड हो जाते हैं, या फिर उसमें हम लोग बोल सकते हैं वो बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर के तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, या फिर चिपक जाते हैं ऐसा बोले तो, ठीक है। अब बताएं कि जो हमने अभी सीखा था, क्या सीखा था भाई, हमने सीखा था कि जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स या फिर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो कुछ वैल्यू तक या कुछ फोर्स के मैग्नीट्यूड तक ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो सरफेस पे स्लाइड नहीं करता है। तो इनफैक्ट ये जो फोर्स जो होता है ना वो इन जो बॉन्डिंग जो बना हुआ होता है ना उसको तोड़ने में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गया है इसमें ड्यू टू द कोल्ड वेल्डिंग, तो अगर हम एफ एक्सटर्नल लगाते हैं ना, देख लेते हैं, वी कैन assume maximum static friction is the force तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, we can assume maximum static friction is the force required to break these cold welded bond between the particles of the two contact surface of the bodies। मतलब जो कोल्ड वेल्डिंग के कारण या कोल्ड वेल्डेड के कारण क्या होगा, बॉन्ड जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना वो फोर्स रिक्वायर्ड है जो इस बॉन्ड को तोड़ दे। अब एक बार बॉन्ड टूट गया तो जो हमने बात किया था कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हम फोर्स अगर सप्लाई करते हैं तो वो कौन से सिचुएशन में आ जाता है कि वो जस्ट
मतलब मूविंग स्टेज में आ जाता है। जस्ट मूविंग मतलब मूव कर नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा और फोर्स लगा देंगे तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू एफ एस मैक्सिमम के बराबर जो हमने सप्लाई किया, तो वो सप्लाई कहाँ पे चला गया, तो वो सप्लाई चला गया यही कोल्ड वेल्डेड बॉन्ड को तोड़ने में। अब एक बार बॉन्ड टूट गया, उसके बाद क्या होगा, हल्का सा भी तुम एक्स्ट्रा फोर्स दे दोगे तो क्या होगा, अब वो एक्सीलरेट करने लगेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन पे। तो लिख लेते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन दो तरीके से हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट जो तरीका होगा उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर इसको लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो मेरा होता है लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके ओके ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे। ठीक है, या फिर लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इसको बोलते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा कि ये बोलता है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं पहले। तो एफ एस मैक्स या एफ लिमिट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के। अभी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है हमको पता होता है, ठीक है ना। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो कि सरफेस बॉडी पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाती है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे कि एफ एस मैक्स जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो गया। अब हम इस कोफिशिएंट आगे ऐड हो जाता है जिसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इनटू एन। ये म्यू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू एस, और इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, यानी यहाँ से हमको एक चीज़ दिख रहा है कि एफ एस मैक्सिमम या फिर एफ लिमिट का एक फार्मूला निकल के आ गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू एस एन बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको समझ में आनी चाहिए कि म्यू एस जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना। इसका मतलब ये जो है ना, ये जो आया वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से आया है। इसका मतलब ये जो है डिपेंड करता है, यानी डिपेंड्स अपॉन म्यू एस जो है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे। ऐसा नहीं हम लोग करेंगे कि म्यू एस को एफ लिमिट बाई एन लिख देंगे और बोलेंगे कि एफ लिमिट और एन पे डिपेंड करता है। ऐसा कभी भी गलती काम नहीं करना है। म्यू एस किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सरफेस पे, कॉन्टैक्ट सरफेस जो होगा उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेरा एक फार्मूला हो गया इसका। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो चलिए लिख लेते हैं लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में एफ के जो होगा वो सेम प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के। और इसमें भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट अटैच हो जाएगा, और ये कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कोएफिशिएंट है ऑब्वियसली नेचर पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस।
नेचर ऑफ सरफेस, और किसी भी बात पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, ओके। मतलब कोई भी बात इन द सेंस नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड, नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता है म्यू। तो अब हमको क्या सीखना है इसमें, हमने क्या सीख लिया, स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन सीख लिया, उसका फार्मूला है। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला डायरेक्ट नहीं होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से निकालते हैं फोर्स के साथ बैलेंस करके, ठीक है। एफ एस मैक्स का फार्मूला हो गया मेरा म्यू एस इंटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला हो गया म्यू के इंटू एन। अब ये जो हमने पहले पढ़ा कि ये जो एफ के जो है ना वो कब आता है, जब बॉडी मोशन में होता है, तभी तो क्या होता है उसके जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो क्या होगा, उस पर लगने लगेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जब बॉडी मोशन में, ये जो होगा, ये बॉडी जब मोशन में होगा तब एफ के आएगा, और जब बॉडी रुका हुआ होगा तब ये क्या आएगा, वो ये आएगा, है ना। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट आएगा या फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट आएगा, क्लियर है। तो हम इसमें एक पॉइंट करके लिख सकते हैं कि वी यूज़ नोट, वी यूज़ एफ एस मैक्स इक्वल्स टू म्यू एस एन when body is at rest or just begin to start its motion। तभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट करेगा। इस वाले केस को क्या हम लोग बोलते हैं, इम्पेंडिंग मोशन, इम्पेंडिंग मोशन, मतलब मोशन जैसा स्टार्ट होने वाला है, ओके। ये हो गया। सेकेंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ के इक्वल्स टू म्यू के एन वी यूज व्हेन बॉडीज आर इन मोशन। जब बॉडी मोशन में होंगे तब हम क्या करेंगे, एफ के कॉरेस्पॉन्डिंगली सरफेस पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब मोशन में होगा तो इसको यूज़ करना है, और जब इम्पेंडिंग मोशन होगा मतलब मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा तो हम लोग एफ एस मैक्स इक्वल्स टू म्यू एस एन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि म्यू के जो होगा वो मूव करने के बाद आ रहा है और म्यू एस जो हो रहा है वो स्टैटिक में आ रहा है। तो हमने जो ग्राफ यहाँ पे दिखाया था, इस ग्राफ में हमने बनाया था कि म्यू के जो होता है वैल्यू वो छोटा होता है, और म्यू एस और एफ एस मैक्सिमम, सॉरी, एफ के जो होता है वो छोटा होता है और एफ एस मैक्सिमम वो यहाँ तक होता है ना। तो ग्राफ से हम लोग ये भी समझ सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एफ एस मैक्सिमम जो होगा, है ना, किसी सरफेस के लिए वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एफ के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि म्यू एस एन जो होगा वो ग्रेटर होगा म्यू के एन के। तो हम बोल सकते हैं कि म्यू एस इज़ ग्रेटर देन म्यू के। जनरली ये म्यू एस ग्रेटर होगा म्यू के, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना, कि म्यू एस और म्यू के में हम रिलेशन इक्वालिटी का भी होल्ड करा सकते हैं। इफ़ अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग वैसे ही यूज़ करेंगे। इफ़ म्यू के इक्वल्स टू म्यू एस given in the question, then we go with that values। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी वैल्यूज के साथ हमको जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि म्यू एस हमेशा बड़ा ही होगा म्यू के का। क्वेश्चन मगर दे दिया है कि म्यू, एक ही म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे म्यू एस और म्यू के दोनों में ही उसी वैल्यू को लेना है, ठीक है। चलिए हम आगे से चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक और कंसेप्ट का, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बात करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ओके। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो सपोज मान लिया कि मेरा एक ब्लॉक था यहाँ पे, ठीक है,
था और हमने क्या किया, इस ब्लॉक को एक सरफेस पर रखा हुआ, ठीक है, ये हमको समझ में आ रही है। और इस ब्लॉक पे हमने क्या कर दिया, एक फोर्स लगा दिया F। अब ध्यान से देखिएगा, अब जब फोर्स लगा दिया F तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले ये मूव करे या ना करे, लेकिन एक चीज़ तो हम पक्का बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसका टेंडेंसी ऑफ मोशन जो होगा ना, वो उधर ही लगना स्टार्ट हो जाएगा या उधर ही करना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर इस बॉडी पे, एम मास के बॉडी पे अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स देखेंगे, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लग गया, इधर लग गया Fs स्टैटिक, है ना। और हमको पता है कि नॉर्मल कांटेक्ट जो होता है वो सरफेस बॉडी पे लगाता है ना। तो ये आपका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का बात करेंगे ना, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉडी है, बॉडी पे लगने वाले कांटेक्ट फोर्स को दिखा के कंपोनेंट को दिखाते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि सपोज मान लो कि ये मेरा बॉडी है जो पहले हमने ऊपर बनाया है, ठीक है, और इस बॉडी पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये हो गया, ठीक है, नॉर्मल, और इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स ये हो गया, जो भी स्टैटिक नेचर का है या फिर मैक्सिमम स्टैटिक नेचर का है, जो भी हो सकता है, ठीक है। और ये कब प्रोड्यूस हुआ है, जब हमने इस पे F डाला है। तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन N जो है ये भी एक कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है। तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बॉडी के कांटेक्ट होने पे ही ये नॉर्मल का फोर्स आया है और बॉडी के कांटेक्ट होने पे ही ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी आया होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कांटेक्ट फोर्स के ही कंपोनेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब ध्यान से देखें कि ये इस बॉडी पे लगने वाला ये एक फोर्स हो गया नॉर्मल, ये एक फोर्स हो गया। तो अगर हम पैरेललोग्राम रूल से अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं और यहाँ से हम एक रिजल्टेंट भी बना सकते हैं। कौन सा रिजल्टेंट, तो कांटेक्ट फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट का रिजल्टेंट। तो कुछ ऐसा मेरा क्या आएगा, एक रिजल्टेंट आएगा। इनफैक्ट यही रिजल्टेंट को हम लोग बोलते हैं FC बोलते हैं, या फिर हम इसको बड़े प्यार से क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कांटेक्ट फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स क्या हो गया, दो फोर्स का रिजल्टेंट है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो होगा वो कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट हुआ जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ वो इसी कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फैक्टोरियली ऐसा लिख भी सकते हैं कि कांटेक्ट फोर्स जो होगा या रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, N वेक्टर प्लस FS वेक्टर हो सकता है। तो जब ऐसे होगा तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट का एंगल भी बना सकते हैं। तो ये एंगल जो डिफाइन होगा, ये एंगल फाई होता है और इसको हम लोग बोलते हैं tan फाई, जो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा FS डिवाइडेड बाई N। क्या हो जाएगा, FS डिवाइडेड बाई N, क्योंकि हमने N से एंगल बनाया है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये FS का वैल्यू इतना है। अब हम कंडीशन बना सकते हैं कि मैक्सिमम एंगल जो होगा वो डिपेंड करेगा कि FS का वैल्यू क्या है। अगर FS का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, वो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जाएगा, है ना, समझ में आ रही बातें। तो इम्पेंडिंग मोशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी जस्ट क्या है, अब ये बॉडी चलने को है, ठीक है ना, उस केस में हम लोग लिखते हैं फॉर इम्पेंडिंग मोशन क्या हो जाएगा मेरा, FS जो हो गया वो FS मैक्स हो गया, है ना। और इसी कंडीशन पे हम लोग इसमें पुट करेंगे तो tan फाई जो हो गया, या इसको हम फाई S बोल सकते हैं, इक्वल्स टू मेरा हो गया म्यू SN डिवाइडेड बाई N, और ये N से N कैंसिल हो गया। तब मेरा यही मेरा निकल के क्या आता है कि
tan phi s जो हो गया मेरा, tan phi s जो हो गया मेरा, हो गया वो म्यू एस हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि फाई एस जो हो गया tan इनवर्स म्यू एस। और इसी फाई, तो एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आ गया मेरा, फाई एस इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, या फिर tan फाई एस इक्वल टू म्यू एस, ये मेरा हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, इसी तरह हम सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा मेरा, tan ऑफ, लिख सकते हैं ना, tan ऑफ फाई के जो हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कितना, म्यू के। हमको बस क्या करना है, एफ के जगह पे एफ के लिख देना है ना, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाई के हो गया tan इनवर्स म्यू के, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये हमने आज थ्योरी ही पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा इसको हम लोग प्रॉब्लम के हिसाब से चेक करेंगे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।